हाँ, तो ये सम को देखो, इलस्ट्रेशन 29, इसमें हम लोग को क्या दिया है? इसमें हम लोगों को दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कंप्यूट इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर वैद्य फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। इसमें हम लोगों को क्या देता है? इसमें एक तो क्लियर लिख देता है कि ये इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है। तो इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम बिजनेस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखो, इसमें उसमें हम लोगों को पीएल दे के रखा था, इसमें हम लोगों को कैश बुक देकर रखता है। कैश बुक कैसे पता? क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट जस्ट अ कैश बुक। दूसरा क्लू क्या है? ये हम लोगों का टू बैलेंस बीडी लिखा है, जिसमें कैश का बैलेंस दिया है, वो डेफिनेटली कैश बुक है। तो ये एक डॉक्टर ने मेंटेन किया है, तो वो सिंपली क्या समझता होगा? वो अकाउंट्स तो नहीं समझता होगा, वो सिंपली क्या समझता होगा? पैसा आया, पैसा गया, उसको सिर्फ इतना ही समझ में आता होगा। तो इसमें वो स्टार्ट किया है कि जिस दिन वो क्लिनिक खोला, उस दिन उसके हाथ में कितना रुपया था? 56,000 था। अब अच्छा, जबकि ये बेसिकली वो डॉक्टर नहीं है, इट्स अ पीएचडी डॉक्टर। कैसे पता चल रहा है? इसका इनकम देखो, एग्जामिनर फीस है, विजिटिंग फीस है, प्रोफेशनल बुक परचेज है, मेंबरशिप फीस नहीं, मेडिकल एसोसिएशन, वो डॉक्टर ही है। तो बेसिकली इसका इस तरफ इनकम लिखा हुआ है, उस तरफ एक्सपेंस लिखा हुआ है। इस तरफ इसका इनकम लिखा हुआ है, सेल ऑफ मशीन, वो एक मशीन बेचा, सैलरी एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर है, कॉलेज में वो लेक्चरर भी है, तो उसको वहां से सैलरी मिल जाता है। गिफ्ट रिसीव किया है पेशेंट से, कंसल्टेशन फीस, रिटेनर फीस, सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट। और उसको ये नहीं पता है कि क्या कहाँ क्या जाता है, उसको टैक्स नहीं पता है, उसको सिर्फ पता है कहाँ से मेरा इनकम आ रहा है। और इस तरफ क्या लिखा हुआ है? उसका कुछ हाउस होल्ड एक्सपेंस है, वो कार का 3rd इंस्टॉलमेंट दिया है, रेंट ऑफ क्लिनिक, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इनकम टैक्स, कार एक्सपेंस, सैलरी, ऐसा करके उसका बहुत सारे एक्सपेंस है। लास्ट में उसके पास क्लोजिंग कैश बैलेंस है, और हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट दिया है। अभी हम लोगों को जानना है कि वो टैक्स कितना देगा अपने इनकम के ऊपर। तो पहला बात दिमाग में क्या याद रखना है? यहाँ पे वही इनकम लेना है जो उसका डॉक्टर का प्रोफेशन से रिलेटेड है। जैसे अगर वो किसी कॉलेज में पढ़ाता है, तो वो पीजीबीपी में चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ही इज अ डॉक्टर। अगर डॉक्टर है और वो कहीं पे जाके पढ़ा रहा है और या तो कॉपी चेक कर रहा है, तो वो उसका डॉक्टर से रिलेटेड नहीं है, तो ये उसका अदर सोर्सेज में जाएगा। सिर्फ जो उसके डॉक्टर के प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम है वही लेंगे, सिर्फ उसका डॉक्टर होने से रिलेटेड एक्सपेंस है वही एक्सपेंस हम लोग लेंगे। अपने आप हम लोग कोई भी इधर उधर का इनकम या एक्सपेंस नहीं लेंगे। जैसे उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसके सेविंग अकाउंट से, वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो अदर सोर्सेज में। तो इस तरह पहले हम लोगों को माइंड में याद समझना होगा, डॉक्टर का खुद का इनकम कौन सा है, डॉक्टर का खुद का खर्च कौन सा है। ये हम लोगों का फॉर्मेट है, और इसमें सिर्फ लिखेंगे पहले इनकम, फिर उससे लेस कर देंगे एक्सपेंस, आ जाएगा हम लोग का प्रॉफिट। तो पहले हेडिंग दो इनकम, सिंपली एक एक इनकम को पढ़ना है और सोचना है कि कौन सा उसका डॉक्टर से रिलेटेड है। कैश बैलेंस तो नहीं लेंगे। दूसरा, एग्जामिनर्स फीस, एग्जामिनर्स फीस यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि वो कहीं पर शायद एग्जाम में जाता है और एग्जामिनर की तरह एक्ट करता है, तब उसको वो फीस मिलता है, क्योंकि वो लेक्चरर भी था, तो ये वाला नहीं लेंगे। विजिटिंग फीस ये हम लोग लेंगे, क्योंकि विजिटिंग डॉक्टर का ही फीस होता है। उसके बाद है सेल ऑफ मेडिसिन, तो डेफिनेटली सेल ऑफ मेडिसिन उसका इनकम है। 2,40,000। उसके बाद सैलरी एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर ये नहीं होगा। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम पेशेंट ये होगा। क्यों होगा तुम लोग बोलोगे? देखो, बहुत बार कुछ डॉक्टर्स जानते हैं कि टैक्स में ऐसा होता है, तो कुछ डॉक्टर्स क्या करते हैं, बोलते हैं, सोचो कि तुम लोग सीए हो,
और वो डॉक्टर है, तो तुम लोग उन लोगों को फ्री का देख दिए, मतलब कोई फीस नहीं लिए, और वो क्या किया, वो उस डॉक्टर का टैक्स कर दिया, टैक्स संभाल दिया, वो उस डॉक्टर का टैक्स कर दिया, संभाल दिया। तो वो कोई फीस नहीं लिया, या सोचो कि डॉक्टर उसका चेकअप कर दिया और वो टीचर था, डॉक्टर के बच्चे को पढ़ा दिया। इस तरीके से बहुत सारा एक्सपेंस होता है। अब गिफ्ट क्या होता है, सोचो डॉक्टर को वैसे भी मोबाइल खरीदना था, वो उसका चेकअप किया, जो चेकअप किया उसका कॉस्टिंग गिर रहा था 15,000। तो सामने वाले का मोबाइल का शॉप है, वो क्या किया, उसको मोबाइल 15,000 का गिफ्ट कर दिया। डॉक्टर सोचा हम तो कोई फीस लिए नहीं है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, हम तो गिफ्ट लिए हैं। पर एक चीज हम लोग जानते हैं, यहाँ गिफ्ट फीस की तरह ट्रीट हो रहा है। दूसरा, गिफ्ट को अदर सोर्सेज में वैसे भी बोला है कि ये टैक्सेबल होगा अगर रिलेटिव छोड़ के किसी और से लेंगे। तो अगर रिलेटिव छोड़ के किसी और से लेना है तो मैरिज ये सब में लेना है, पर वो ऐसे ही ले लिया है, तो वैसे भी टैक्सेबल है। और यहाँ पे क्यों टैक्सेबल है, क्योंकि वो अपने पेशेंट से गिफ्ट लिया है, अगर पेशेंट से गिफ्ट लिया है तो उसका इनकम ही मानेंगे। हाँ, तो बेसिकली ये गिफ्ट भी हो गया। अब कंसल्टेशन फीस, ये भी डेफिनेटली डॉक्टर का है। 80,000। इसके बाद है रिटेनर फीस। रिटेनर फीस क्या होता है, जैसे कि हमको डॉक्टर लोग के केस में नहीं पता, बट अगर सीए, सीएस और सीएमए के बारे में हम बात करें, जो जहां से मेरा बैकग्राउंड है, तो अगर सोचो कोई सीएस बन गया है, जैसे मेरी दीदी सीएस बन गई है, तो उसको मेंबरशिप नंबर मिल गया है। पर मेंबरशिप नंबर को एग्जिस्टेंस में रखने के लिए, मतलब सीएस अपने नाम के आगे ईयर आफ्टर ईयर लगाने के लिए मेंबरशिप फीस भरना पड़ता है। मेंबरशिप फीस क्या होता है, हर साल इंस्टीट्यूट का, सीएस का 3,000 है शायद, तो 3,000 के लगभग हर साल ये इंस्टीट्यूट को जमा देना पड़ता है, तभी वो मेंबरशिप नंबर को एग्जिस्टेंस में रखेगा। अगर हम लोग 3,000 रुपया नहीं भरते हैं, तो वो हम लोग सीएस नहीं लिख सकते, हम लोग का मेंबरशिप नंबर इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद अगर कहीं पे एज अ सीएस हम लोग साइन करते हैं और मेंबरशिप नंबर का स्टैंप मारते हैं, और वो जाता है कहीं पे, तो वो वैलिडेट होगा, तो बोलेगा मैम आपका ये नंबर एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो इसको कहते हैं रिटेनर फीस। इन केस ऑफ सीएस, सीए और सीएमए, ये तीनों को हर साल भरते रहना पड़ता है, तभी हम लोग अपने नाम के आगे सीए या सीएम में लगा के रख पाएंगे। तो ये डॉक्टर के केस में रिटेनर फीस हमको नहीं पता कि डॉक्टर लिखते रहने के लिए भी कोई ऐसा फीस है या नहीं, बट रिटेनर फीस हम लोग के केस में ये है। तो अभी रिटेनर फीस फ्रॉम एक्स लिमिटेड, कोई कंपनी को ये पे करता है, एक्स लिमिटेड है इतना तो श्योर है हम लोग। अब अगर डॉक्टर किसी कंपनी को, कंपनी से पाता है वो रुपया, तो डेफिनेटली वो उसका डॉक्टर होने के लिए तो उसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि कोई कंपनी दे रहा है, तो कुछ और रीजन से उसको दे रहा होगा अपने पास रिटेन करके रखने के लिए। जो कंपनी अपने पास एक फिक्स्ड डॉक्टर रखता है, समथिंग कुछ ऐसा, तो ये पर डॉक्टर का इनकम नहीं है, तो ये हट गया। सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट, ये भी नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं होगा। तो टोटल उसका 5 इनकम है, 4 इनकम है। उसके बाद, अच्छा, और हाँ, इसके बाद हम लोग लिखेंगे एक्सपेंस। अब देखो डॉक्टर का कौन कौन सा इसमें एक्सपेंस है। पहला है प्रोफेशनल बुक परचेज। प्रोफेशनल बुक परचेज हम लोगों का कोई डॉक्टर का एक्सपेंस नहीं है, तो ये नहीं आएगा। मेंबरशिप फीस ऑफ मेडिकल एसोसिएशन, हाँ ये है। मेंबरशिप फीस डॉक्टर उसको नाम रखने के लिए ये देना पड़ता है, तो ये उसका डॉक्टर से ही रिलेटेड है, जो अभी हम मेंबरशिप फीस बता रहे थे। ये अगर वो नहीं भरेगा तो डॉक्टर नहीं लिख पाएगा। फिर हाउस होल्ड एक्सपेंस डेफिनेटली नहीं आएगा। थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ कार नहीं आएगा। रेंट ऑफ क्लिनिक आएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा। 8,000। उसके बाद इनकम टैक्स अगेन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये उसके इनकम पे उसको टैक्स देना है, ये उसके बिजनेस का या प्रोफेशन का खर्चा नहीं है, जो हम बिजनेस के टाइम पे समझाए थे।
उसके बाद कार एक्सपेंस ये वाला आएगा, कितना है 60,000। इसके बाद सैलरी टू स्टाफ 40,000। उसके बाद मेडिसिन परचेज 1,60,000। उसके बाद गिफ्ट टू डॉटर ये इसमें नहीं आएगा। सर्जिकल इक्विपमेंट इसमें एसेट नहीं आता है, एसेट खरीदना नहीं आता है, उसका डेप्रिसिएशन आ सकता है पर एसेट नहीं आता है। बैलेंस सीडी नहीं आएगा। अब नीचे पढ़ो, 2/3 ऑफ मोटर कार एक्सपेंस रिलेट टू हिज प्रोफेशन। तो कार एक्सपेंस हम लोग 60,000 पूरा लिख दिए थे, पर सिर्फ इसका 2/3 ही इसका प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो इसका सिर्फ 60,000 का 2/3 ही आएगा। कितना होगा 40,000। उसके बाद क्या है, मेडिसिन कॉस्टिंग 20,000 वाज टेकन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिज सन। बोल रहा है वो जो मेडिसिन परचेज लिखा था 1,60,000, उसमें 20,000 वो खुद के बेटे के लिए खरीदा था, वो वाला है, तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी 1,40,000 हो जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन मोटर कार, कार के ऊपर डेप्रिसिएशन है 15%। कार कितने में वो परचेज किया था, थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ कार परचेज आउट ऑफ टोटल ऑफ 5 इंस्टॉलमेंट। 5 इंस्टॉलमेंट में वो थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया है 60,000, तो उसका कार टोटल कितने का होगा 3 लाख का। और इसका डेप्रिसिएशन कितना है 15%। इसका सिर्फ कितना चार्ज होगा 2/3। उसके बाद बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है 40%। बुक्स वो कितने का परचेज किया था, बुक्स 20,000। हाँ 20,000 का 40%। और ठीक है जो भी हो 8,000 लो। उसके बाद फिर बोल रहा है कार की सर्जिकल इक्विपमेंट के ऊपर 15%। इक्विपमेंट है हम लोग का 60,000 इंटू 15%, 9,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग को दिया है अ कैश पेमेंट 50,000 मेड बाय अ पेशेंट वाज नॉट अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स। वो कैश पेमेंट किया है 50,000 का, एक पेशेंट उसको 50,000 का कैश पेमेंट किया है, पर इसके बारे में ये कुछ लिखा नहीं है, तो ये भी ये आएगा रिसीव में। अब सारे इनकम को ऐड करके बाहर भेज दो।
तो 2,07,000 उसका इनकम है। इलस्ट्रेशन 30 देखो, discuss the admissibility or otherwise of the following items in computation of income under the head PGBP for the assessment year 2021। इसमें हम लोग को क्या बोल रहा है, इसमें हम लोग को बोल रहा है a machine worth rupees 45,000 was purchased for scientific research relating to the business carried on by the assessee। बोल रहा है हम लोग एक मशीन खरीदे हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए और ये हम लोग के बिजनेस से ही रिलेटेड है, तो बताओ इसका यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे। तो इसका हम लोगों को तो इसमें क्या लिखना है, मतलब बोल रहा है इसके ऊपर कुछ बोलो। ये एग्जाम में हम लोग का आया था 2012 में, मतलब बेसिकली ये 2012 में ये थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, नॉलेज बेस्ड, इसमें सम्स बनाने नहीं दिया है। तो हम लोग इसके ऊपर क्या बोलेंगे कि हम लोग को ये 45,000 का रिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 35 में, जो साइंटिफिक रिसर्च का सेक्शन है उसमें हम लोग को डिडक्शन मिल जाएगा, यही लाइन सिर्फ लिख देंगे। उसके बाद है अ कैश पेमेंट ऑफ 30,000 मेड टू अ क्रेडिटर हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ चेक। हम लोग किसी को पेमेंट कर रहे थे 30,000 क्योंकि कैश में देना पड़ा, क्योंकि वो चेक नहीं लेना चाहता था, चेक लेने से मना कर दिया। तो ये एक्सपेंस हम लोगों को डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब लेस करने नहीं मिलेगा, डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि कैश पेमेंट एक्सीडिंग ₹10,000 पूरा डिसअलाउड हो जाता है अंडर सेक्शन 40A3। उसके बाद पेनल्टी ऑफ 5,000 पेड टू कस्टम्स अथॉरिटी फॉर वायोलेशन ऑफ कस्टम्स लॉ। ये पेनल्टी पे किया है, पर क्यों पे किया है, ये लॉ ब्रेक किया है। अगर लॉ ब्रेक करते हैं तो लेस करने नहीं मिलता है, तो ये भी डिसअलाउड हो जाएगा। ब्रोकरेज ऑफ 10,000 पेड फॉर रेजिंग अ लोन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। हम लोग लोन ले रहे थे, तो सोचो किसी के थ्रू हम लोग को लोन मिला, बैंक डायरेक्टली लोन नहीं दे रहा था, तो हम लोग किसी ब्रोकर के थ्रू लोन लिए हैं, तो ब्रोकर अपना ब्रोकरेज ले लिया है 10,000 रुपया, तो ये हम लोगों को लेस करने मिल जाएगा। 15,000 पेड टू एन इनकम टैक्स एडवाइजर फॉर कंडक्टिंग अपील बिफोर द इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। इनकम टैक्स एडवाइजर कौन होता है, जो इनकम टैक्स का हम लोग का काम, कंसल्टेंट, जिसके पास हम लोग अपना आईटी फाइल ये सब बनाते हैं। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, जैसे ये ना बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है कि अगर हम लोग को अपील करना है, अपील होता है हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है टैक्स का, गवर्नमेंट बेमतलब हम लोग से टैक्स ले रहा है, फाइन बैठा रहा है, तो हम लोग उसके लिए गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मेरा तो ये सब कोई गलती नहीं था, आपने इतने का फाइन बैठा दिया है, तो ये मेरा हटा दीजिए। इसको अपील करना बोलते हैं। ये प्रॉपर एक चैप्टर है सीएमए फाइनल में, सीए फाइनल में, सभी के फाइनल में अपील बोलकर एक प्रॉपर चैप्टर है कि ये कैसे कैसे होता है, कब करते हैं। तो वो अपील करने का बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है, पर इनकम टैक्स एडवाइजर के थ्रू जाएंगे तो वो जल्दी करा देता है ये प्रोसेस, तो वो हम लोग से रुपया लेगा, तो वो 15,000 हम लोग से लिया है, तो ये सारा खर्चा लीगल खर्चा है, हम लोग को लेस करने मिल जाता है, तो यही लिखना है, इसका क्या करेंगे। देखो, सेल्स इंक्लूड 20,000 बीइंग द वैल्यू ऑफ गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कुछ अपना पर्सनल काम के लिए बिजनेस से गुड्स निकाल लिया, और उस गुड्स का सेलिंग प्राइस कितना था, 20,000। The cost and market price of such good, उसका cost price था 18,000, market price था 25,000। हमेशा याद रखना goods withdrawn for personal use add तो होगा, पर हमेशा cost price में से add होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये आंसर आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट सम दे रहे हैं। इसमें हम लोग का पूरा वर्किंग्स दिया है रोमन 3 में,
तो पहले लिखना पड़ेगा ओपनिंग WDV। ओपनिंग WDV है हम लोग का 1419 में 50,000। उसमें हम लोग ऐड परचेज करेंगे। परचेज हम लोग को ऊपर दिया है, परचेज किए हैं 1120 में, और कितने में परचेज किए उसका इंफॉर्मेशन ऊपर दिया है। मोटर कार परचेज 1 लाख। उसके बाद दिया है सेल किए हैं 40,000 का। तो ये हम लोग का क्लोजिंग WDV बचा 1,10,000। अब ओपनिंग WDV जो 50,000 था, उसमें से हम लोग 40,000 सेल कर दे रहे हैं, तो बचा सिर्फ 10,000। 10,000 का 15% 1,500। उसके बाद जो 1 लाख का परचेज किए उसके ऊपर कितना परसेंट होगा, वो खरीदे हम लोग 1120 में, मतलब 180 डेज यूज किए ही नहीं है। अगर 180 डेज यूज नहीं किए हैं तो हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है 9,000। अब बोला है रोमन 2 में 1/2 ऑफ मोटर कार एक्सपेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अगर मोटर कार हम लोग सिर्फ हाफ ही यूज करते हैं बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, तो डेप्रिसिएशन भी हाफ ही देंगे। इस तरह ये हाफ आया। 500 आएगा। हाँ, तो इलस्ट्रेशन 33 ये 3 इनकम लिखे थे, फिर सारा एक्सपेंस लिखे थे। एक्सपेंस के लिए ये डेप्रिसिएशन का ये वर्किंग्स किए थे।